नमस्ते और ब्रह्मांड में हमारे छोटे से नीले ग्रह पर एक और रोमांचक खोज के लिए हम न्यूयॉर्क के वास्तुशिल्प इतिहास में गहराई से उतरेंगे। इसकी विनम्र शुरुआत से लेकर इसके प्रतिष्ठित क्षितिज तक जो आज हम देखते हैं। हम उन विभिन्न शैलियों का पता लगाएंगे जिन्होंने शहर को आकार दिया है, उन दूरदर्शी वास्तुकारों और इंजीनियरों के पीछे की कहानियों को उजागर करेंगे जिन्होंने उन्हें जीवन में लाया। तो अपनी जिज्ञासा को जगाए रखें और आइए इस ब्रह्मांडीय ओडिसी को एक साथ शुरू करें। संघीय शैली अपनी पल्लडियन जड़ों से प्रेरित होकर सुर्खियों में आई। ये शैली अपने सादगी और भव्यता के मिश्रण के लिए जानी जाती है, जो नवजात राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को दर्शाती है। यह भव्यता और संयम का मिश्रण था, जो एक युवा राष्ट्र के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है। संघीय शैली ने न केवल वास्तुकला में बल्कि समाज के हर पहलू में एक नई दिशा और दृष्टिकोण को जन्म दिया। 19वीं सदी आई और न्यूयॉर्क शहर ने खुद को फिर से बदलना शुरू कर दिया। औद्योगिक क्रांति पूरे जोरों पर थी और इसके साथ ही अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी प्रगति हुई। इस शहरी विस्तार के बीच एक नया आवासीय नायक उभरा, ब्राउनस्टोन। अपने विशिष्ट भूरे बलुआ पत्थर के अग्रभागों के साथ ये इमारतें न्यूयॉर्क के परिदृश्य का पर्याय बन गईं। एक अन्य दावेदार औद्योगिक युग का एक उत्पाद दृश्य में फट गया, कच्चा लोहा। जेम्स बोगार्डस जैसे दूरदर्शी वास्तुकारों द्वारा चैंपियन कच्चा लोहा की इमारतें न्यूयॉर्क के स्थापत्य प्रदर्शनों की सूची में एक दुस्साहसी अतिरिक्त थीं। जैसे जैसे सदी आगे बढ़ी, न्यूयॉर्क ने अपनी नई ऊंचाइयों को गले लगाया। बोल्डनेस और भव्यता के लिए एक स्वाद ने ब्यूक्स आर्ट्स और रोमनेस्क्यू रिवाइवल जैसी शैलियों को जन्म दिया। क्रिसलर बिल्डिंग और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दोनों आर्ट डेको की भावना का प्रतीक हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जो परिवर्तन के कगार पर थी और न्यूयॉर्क शहर ने खुले हाथों से इस बदलाव को अपनाया। युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण प्रक्रिया ने शहर को एक नया रूप देने का अवसर प्रदान किया। इस समय के दौरान न्यूयॉर्क ने आधुनिकता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, जो शहर के वास्तुशिल्प परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देगा। आधुनिकता का उदय हुआ, जो एक ऐसी शैली है जो साफ लाइनों, ज्यामितीय आकृतियों और एक निश्चित न्यूनतम संवेदनशीलता को अपनाती है। इस नई वास्तुकला ने पारंपरिक डिजाइनों को पीछे छोड़ते हुए एक नई सौंदर्य दृष्टि को जन्म दिया। यह दृष्टिकोण न केवल इमारतों की बाहरी संरचना में बल्कि उनके आंतरिक डिजाइनों में भी परिलक्षित हुआ। लीवर हाउस में प्रवेश करें, जो 1952 में पूरा हुआ, जो कांच और स्टील का एक चमकता हुआ प्रिज्म है। यह इमारत आधुनिकता की एक उत्कृष्ट मिसाल है, जिसने शहर के क्षितिज को एक नया आयाम दिया। लीवर हाउस ने न केवल वास्तुकला में बल्कि शहरी जीवन शैली में भी एक नई दिशा की शुरुआत की। और फिर हमारे पास सीग्राम बिल्डिंग है, जो 1958 में बनकर तैयार हुई, जो कांस्य, कांच और आधुनिकतावादी नया, कठोर और शक्तिशाली रूप दिया। व्हिटनी संग्रहालय, जो 1966 में बनकर तैयार हुआ, इस शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। यह संग्रहालय ब्रूटलिज्म की शक्ति और सौंदर्य को दर्शाता है और यह न्यूयॉर्क शहर के वास्तुशिल्प इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस संग्रहालय ने कला और वास्तुकला के बीच एक नया संवाद स्थापित किया। जैसे जैसे हम 20वीं सदी के अंत की ओर बढ़े, वास्तुकला की दुनिया ने एक और परिवर्तनकारी बदलाव का अनुभव किया। आधुनिकता ने अपनी अपील को कम करना शुरू कर दिया था। उत्तर आधुनिकता का उदय हुआ, जो एक ऐसा आंदोलन था जिसने आधुनिकता की कठोरता को चुनौती दी। इसने अतीत से संकेत लिए, विभिन्न शैलियों को मिश्रित किया और अक्सर एक विनोदी, विडंबनापूर्ण स्वर को अपनाया। फिलिप जॉनसन की AT&T बिल्डिंग अब सोनी बिल्डिंग के रूप में जानी जाती है, पर विचार करें, जो 1984 में पूरी हुई। भव्य ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो उपेक्षा और विध्वंस के वर्षों से पीड़ित था, ने एक प्यार भरी बहाली की। इसने अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त किया, जो 2004 में बनकर तैयार हुआ, एक प्रमुख उदाहरण है। यह इमारत न केवल अपनी ऊंचाई और डिजाइन के लिए जानी जाती है,
बल्कि इसके पर्यावरणीय योगदान के लिए भी। अपने ऊर्जा कुशल डिजाइन, हरित छत और वर्षा जल संचयन प्रणाली के साथ यह स्थायी शहरी वास्तुकला के लिए एक नया मानक स्थापित करता है। यह इमारत दिखाती